वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग घटना चक्र की ये बुक जो है दृष्टि की आई हुई है अभी हाल ही में, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे। इसका एक लेक्चर हम लोगों ने देख रखा है, आज हम लोग इसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। देखिए इसमें 1 जून से लेकर 20 मई तक के पूरे करंट अफेयर, पूरा मतलब 1 साल का करंट अफेयर है। ठीक है, तो इससे आप लोग ये मान लीजिए कि सारे करंट आप लोगों को इसी से आने हैं, तो इस तरह से आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसी बुक से आप लोगों के सारे करंट देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको एक एक वीडियो करीब करीब 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का करंट अफेयर जो है एक भी गलत ना हो एग्जाम में। ये आप लोग याद देखिएगा। देखिए इसमें 207 पेज हैं। ठीक है, 207 पेज में आज हम लोग देखिए इसमें से करीब डेली 15 पेज, देखिए हम लोगों ने 20 पेज के लिए कहा था पहले भी वीडियो में कि 20 पेज डेली करवाएंगे, पर 20 पेज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 20 पेज करवाते करवाते करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए इतना लंबा वीडियो फिर ज़्यादा हो नहीं पाता है, इतना लंबा वीडियो बन नहीं पाता है। तो इसलिए अब हम लोग देखिए करीब 12 से 15 जो है पेज एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये पूरे 200 पेज जो 200 पेज है, तो इसको हम लोग करीब 30 वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसका एक लेक्चर देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य से इसको स्टार्ट किया था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 ये सब हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ की जो है वीडियो, सारे वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये सबसे अच्छी पीडीएफ है, और आप लोग इसको ज़रूर 2 से 3 बार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था इसको, एक सेकेंड, पेज नंबर 12 तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, देखिए आज हम लोग यहाँ से करेंगे। ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ से आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। तो यह परियोजना कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में क्रियान्वित की जा रही है, और 16 फरवरी 2022 को यह घोषणा की गई है कि यह राष्ट्रीय परियोजना का इसको जो है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, 16 फरवरी 2022 को। देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऊपरी भद्रा परियोजना है ये वर्तमान में है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो कि ये मतलब पहली बात तो इसी से यही आएगा कि कहाँ पे ये मतलब राष्ट्रीय परियोजना है या फिर राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, तो ये तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा कि ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में ये इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात देख लीजिए, इसके चलते इस परियोजना को केंद्र सरकार से लगभग अब 40% जो है वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय योजना का इसको दर्जा मिल गया है, इसलिए अब केंद्र सरकार से इसमें 40% का वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने वाली कर्नाटक की यह पहली परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ के मौसम में जो स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये स्थान है, यहाँ पर स्थायी मतलब सिंचाई की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर तक की हेक्टेयर की सीमा तक सिंचित करने की योजना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ऊपर ही था। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। देख लीजिए, पूर्ण किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ पर भी होगा हम वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर बता देंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको जो है ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है परियोजना के तहत तुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.40 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट, और भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक जो है 29.9 टीएमसी पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। 7.039 किलोमीटर लंबी अज्जमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा, और परियोजना का क्रियान्वयन जो है विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है स्माइल योजना। ठीक है, फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह किसने लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और स्माइल का पूर्ण नाम देख लीजिए क्या है, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, स्माइल इसका फुल फॉर्म ये। इससे देख लीजिए तथ्य कौन कौन से स्मरणीय तथ्य हैं कि यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न
लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। ये यहाँ पर उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी योजना का, तो ये उद्देश्य आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएँ शामिल हैं। तो पहली उप योजना कौन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो ये 2 उप योजनाएँ जो हैं इसी योजना में शामिल कर दी गई हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इस योजना में ये 2 सेक्टर शामिल हैं। नेक्स्ट है, मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, तो यह योजना 5 वर्ष की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका कार्यकाल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहने वाला है। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के घटक, तो ये योजना के घटक हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना नहीं आएगा, फिर भी देख सकते हैं। सिर्फ उसमें यही सारी बातें लिखी हैं कि ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास एवं आजीविका, समग्र चिकित्सा देखभाल, ठीक है, गरिमा गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान और ई सेवाएँ। तो ये सारी सेवाएं हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए देख लीजिए कौन कौन से इसमें फोकस पॉइंट हैं। ठीक है, इनके लिए ये सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि स्माइल योजना किसके द्वारा जारी की गई है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले समुदाय के लिए है ये। ठीक है, उनके कल्याणकारी उपाय के लिए। बढ़ते नेक्स्ट है, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन गई है ये। ठीक है, मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का जो पूर्व नाम था रोहतांग सुरंग था, और 24 दिसंबर 2019 को, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम जो है अटल टनल रखने का निर्णय लिया गया, और अक्टूबर 2020 में रोहतांग टनल से अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, फरवरी 2022 में अटल सुरंग को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, और इस सुरंग को 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये याद रखना, ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो इसलिए इस लिहाज से यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए इस सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अटल सुरंग की लंबाई इंपॉर्टेंट है, 9.02 किलोमीटर है, और घोड़े के नाल के आकार की ये डबल लेन टनल है, और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर और 10.5 मीटर चौड़ाई है। तो देखिए ऊंचाई और चौड़ाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और देखिए अटल टनल हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। बढ़ते नेक्स्ट है, यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से जो है मनाली एवं लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक की इसमें कमी आएगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो मनाली एवं लेह के बीच की दूरी जो है 46 किलोमीटर में कमी आएगी इसमें। इस प्रकार जो है इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। अब देख लीजिए T49 क्या है। ये T49 सुरंग चर्चा में रही है। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, ठीक है, उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। इस रेलवे जो है, यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक, तो ये कश्मीर घाटी जो होती है उसको शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, और उधमपुरा से बारामूला तक की दूरी जो है 272 किलोमीटर है। इसके 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इस दूरी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अगर एक बार देखना चाहें तो देख लें, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, USBRL परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा, और इनमें से सबसे लंबी सुरंग जो है उसी का नाम है T49। इसकी लंबाई जो है 12.75 किलोमीटर है। ठीक है, यह सुरंग जो है कटरा बनियाल
खंड में स्थित है। देखिए 4 खंडों में बांटी गई है। तो ये जो कटरा और बनियाल खंड है उसमें यह सुरंग स्थित है। कटरा बनियाल खंड देख लीजिए ये है, ठीक है। इसी जो है खंड में T49 सुरंग स्थित है। निर्माण पूर्ण होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी। वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड में स्थित पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान का ये, और ये इसके पश्चात भविष्य में ये सुरंग बनने वाली है T49। पीर पंजाल सुरंग की लंबाई 11.251 किलोमीटर है और T49 सुरंग का निर्माण जो है NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन और टनलिंग मेथड के द्वारा की जा रही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में देख लीजिए। श्री रामानुजाचार्य के जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1017 AD, ठीक है, में श्री पेरू मबदूर तमिलनाडु में हुआ था तथा वे श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपादकों में से एक थे। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल थे और रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम शंकराचार्य के जो है अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया था और उन्होंने एक अपना नई अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्म और उसके समस्त, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं एक सेकेंड, ब्रह्म और उसके समस्त कृति जीव एवं जगत को सत्य माना गया है, ठीक है। रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। इसमें शामिल है वेदांत सार, वेदांत संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, श्री भाष्य। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता से विचार को बढ़ावा दिया है, ठीक है। इसी कारण समानता के विचार को बढ़ावा दिया है। इसी कारण हैदराबाद में स्थित उनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतन, ठीक है, तो अभी चिंतक एवं भक्त श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये तो पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति भी कहते हैं। इसी का ये हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे तो समता मूर्ति हो जाएगा। इसकी यह प्रतिमा जो है 216 फीट ऊंची है, ठीक है। और यह प्रतिमा जो है 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। नेक्स्ट, इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजियर स्वामी ने की थी। और उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट की है, जो के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा एवं त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंचलोह यानी कि 5 धातुओं से मिलकर बनी है। और ये 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, पीतल एवं जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108, ठीक है, 108 दिव्य देशम का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। नक्काशीदार मंदिरों को बोलते हैं दिव्य देशम, तो उनका निर्माण किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। फिर भारत में इसको असेंबल करके एक पूरी प्रतिमा तैयार की गई है, ठीक है। इसको निर्माण कहाँ पे किया गया? तो चीन में किया गया है। चीन के एरोसन कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। और यह देखिए बैठी हुई मुद्रा में यह मूर्ति है। और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि बैठी हुई मुद्रा में है। और सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? तो ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है, जो कि थाईलैंड में स्थित है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे ऊँची जो है बैठी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊँचाई 302 फीट है। ग्रेट बुद्धा की प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ है? ये वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा जो है बनाई जा रही है, इसका निर्माण किया जा रहा है। उसी को स्टैचू ऑफ बिलीफ बोला गया है, ठीक है। भगवान शिव की प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये 351 फीट ऊँची प्रतिमा है, ठीक है। इसका निर्माण किया जा रहा है और यह भगवान शिव की प्रतिमा है। ये तो पहले भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। देखिए ये कहाँ पे बन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है नवंबर 2020 में। और यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की यह प्रतिमा है, ठीक है। विजय वल्लभ
सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो ये 151 इंच की है, ये इंच इसकी ऊंचाई है। और यह प्रतिमा जो है अष्ट धातुओं से निर्मित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हम लोगों ने देखा वो 5 धातुओं से निर्मित है, ये अष्ट धातुओं से निर्मित है। इसमें तांबा प्रमुख धातु है। यह प्रतिमा जो है पाली राजस्थान में, राजस्थान के पाली में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है श्री वल्लभ महाराज जो है श्री वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेशों को प्रसारित किया था। नेक्स्ट है पर्वतमाला परियोजना, देख लीजिए। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने, भीड़ भाड़ वाले शहरों से यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार जो है पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। अब देख लीजिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात तो जो है अच्छा हो, इसके लिए इस परियोजना का शुरुआत की गई है। इसके मुख्य बिंदु देख लीजिए कौन कौन से हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला योजना की घोषणा की है। ठीक है, वित्त मंत्री जी ने की है इसकी घोषणा। ठीक है, यह योजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। ठीक है, शुरू की जाएगी, यानी कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की जाएगी। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य जहाँ पर भी पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर शुरू की जा रही है। ध्यातव्य है कि यह वाराणसी से वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गुवाहाटी जो कि असम में, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन जो है 24 अगस्त 2020 को किया गया था। तो ये जितना भी पहाड़ी क्षेत्र में उद्घाटन हुए रोपवे वगैरह के, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे जो है किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे है। बढ़ते नेक्स्ट है कानपुर मेट्रो का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। ये उससे रिलेटेड न्यूज है। विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन जो है पहली मेट्रो रेलवे कहाँ पे शुरू की गई थी? तो 1863 ईस्वी में लंदन में शुरू हुई थी। और भारत में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी 1984 में। ठीक है, हाल ही में रेलवे मेट्रो का परिचालन का जो है प्रारंभ कानपुर नगर में किया गया है। और ये सबसे नवीनतम मेट्रो है ये जो है अपने भारत की। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। बढ़ते नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के जो है प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है। और कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल परिचालन शुरू किया जाएगा। यह 9 किलोमीटर लंबा है, इसमें 9 स्टेशन होंगे। और इसकी कुल लंबाई देखिए, कानपुर मेट्रो रेल की कुल लंबाई जो है 32.4 किलोमीटर होगी। इसमें से 9 किलोमीटर का परिचालन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें से 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। ये 32.4 में 13 किलोमीटर भूमिगत होगा। ठीक है, बाकी भूमि के ऊपर होगा। नेक्स्ट है इस परियोजना में 2 गलियारों में विभाजित किया गया इस परियोजना को। प्रथम गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता और द्वितीय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक जाएगी। ठीक है, परियोजना को पूर्ण होने की समय सीमा कितनी है? तो वर्ष 2024 तक है। तो 5 वर्ष में पूर्ण करना है इस परियोजना को, यानी कि पूरी 32.4 किलोमीटर बनाना है 5 वर्ष में। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। बढ़ते नेक्स्ट है प्राथमिक खंड के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद की जो है प्लेटिनम रेटिंग से भी इसको प्रमाणित किया गया है, यानी कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें कोई ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो इसे पर्यावरण के प्रति सुरक्षित बनाता है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हरित भवन संहिता, ये कानपुर मेट्रो से संबंधित है। हरित भवन संहिता और मापदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए देख लीजिए इसके कौन सा प्रमाणन मिला है? तो इसको 14001 प्रमाणन तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए IOS 45001 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है। यह जो है डबल टी गार्डन का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं है। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा गलियारा का चरण जो है सेकंड है। ये देख लीजिए कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को जो है ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य है।
स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय प्रेषण प्रणाली हेतु हरित ऊर्जा गलियारा जो है चरण 2 योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर, ठीक है, प्रेषण लाइन तथा सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देख लीजिए। इस परियोजना से 7 राज्यों में लगभग 20 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। इसमें से 7 राज्य देख लीजिए कौन कौन से शामिल है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर आया जाए कि उत्तर प्रदेश जो है हरित ऊर्जा गलियारा का जो है चरण 2 का जो है भाग उत्तर प्रदेश भी है, तो वो सही होगा, ठीक है, कथन। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा जो है गलियारा चरण 2 2021-22 से 2025-26 की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। ये भी 5 साल के लिए है, ठीक है। इस योजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय जो है ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 450 गीगावाट की जो है लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2030 तक। तो यहाँ पर आप लोग इसको लक्ष्य भी देख सकते हैं, ठीक है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2015-16 में अंतर्राज्यीय प्रेषण हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण 1 की मंजूरी प्रदान की गई थी और चरण 1 के तहत 8 राज्य इसमें शामिल थे। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को इसमें शामिल किया गया था। चरण 2 में अपना यूपी भी शामिल है, ये याद रखना। नेक्स्ट है बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना, ठीक है। पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल और गैस की ढुलाई को सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल साधन माना जाता है, ठीक है। पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। पाइपलाइनों का नेटवर्क जो है देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। इसमें तथ्य देख लीजिए। दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और पनकी ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ये बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। बीना से पनकी यानी कि ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक है, ठीक है। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL के द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी स्थित जो है POL पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है, ठीक है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में इसकी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में इसका भाग कितना होगा, 283 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग इसकी क्षमता कितनी होगी, 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। नेक्स्ट है इस पाइपलाइन का व्यास, ये व्यास वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लागत आप लोग देख लीजिए। इसकी कुल लागत 1524 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1237 और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 297 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर को, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर एवं टीकमगढ़ को यह आच्छादित करेगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी के उत्पादों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित हो सकेगी कानपुर तक, ठीक है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। देखिए अटल रैंकिंग प्रदान की गई है जितने भी नवाचार संस्थान हैं, ठीक है। देख लीजिए नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग भारत सरकार, इसके देख लीजिए, इसका शॉर्टकट है ARIIA, ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये किसकी पहल है, तो ये शिक्षा मंत्रालय की है। ये याद रखना, ये नीति आयोग की पहल नहीं है। ज़्यादातर अटल नवाचार इनोवेशन मिशन वगैरह ये सब नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो रैंकिंग देना ये किसका काम है, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ये याद रखना आप लोग, इसमें नीति आयोग मत लगा दीजिएगा। इसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता का विकास करना है और उससे संबंधित सेक्टरों में जो है नवाचार प्रकोष्ठ के जितना भी मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें सब में नवाचार को बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य है। बाकी देख लीजिए स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ARIIA 2021 के परिणामों की घोषणा की गई है, ठीक है। ये इसका 33 संस्करण है। इससे पहले भी 2 संस्करण जारी हो चुके हैं। 33 संस्करण में देख लीजिए, देखिए इसका प्रथम संस्करण जो है अप्रैल 2019 में और द्वितीय संस्करण अगस्त 2020 में जारी किया गया था। और ARIIA के इस संस्करण में जो है गैर तकनीकी संस्थानों के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है,
ठीक है। नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनके लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इस वर्ष जो है ARII के कुल 1438 संस्थानों की भागीदारी रही है, जो द्वितीय संस्करण की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। ठीक है, द्वितीय संस्करण में तो मात्र 674 संस्थानों ने भाग लिया था, इसमें कितने हैं 1438, यानी कि दोगुने से भी अधिक हैं। ARII 2021 के भागीदारी संस्थानों में दो प्रमुख श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है, तकनीकी और गैर तकनीकी। ठीक है, ARII के 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IIT मद्रास को जो है इसमें सर्वोच्च रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, इसे CFTIs, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी में रैंकिंग प्रदान की गई है। बर्तनिष्ठ है, ये श्रेणीवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग है। देख लीजिए, IIT मद्रास टॉप पे, तमिलनाडु में ये ठीक है, और IIT बॉम्बे ये सेकंड पे, IIT दिल्ली थर्ड पे। बाकी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। अपना कानपुर भी है, यूपी का एक IIT कानपुर, ये चौथे नंबर पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसका भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देख लीजिए, राज्य विश्वविद्यालय एवं डीम्स विश्वविद्यालयों में से पंजाब यूनिवर्सिटी को पहली रैंकिंग मिली हुई है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश का कोई यूनिवर्सिटी दिखता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तकनीकी की सूची में जो, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इसको चौथा स्थान दिया गया है, और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज को 10वां स्थान दिया गया है। ठीक है, 100 वित्त पोषित निजी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय की रैंकिंग में एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा को 9वें स्थान पर दिया गया है। ठीक है, निजी महाविद्यालय संस्थान तकनीकी वर्ग के IIT समूह संस्थान उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक का विकास कर उसे एक ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त कर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान आकर्षित किया जा सके। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांकों का प्रथम संस्करण, जिसका शीर्षक क्या था, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ठीक है, नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। तो ये इसका पहला संस्करण कब जारी हुआ था, तो 2018 में। अब ये देखिए कौन सा संस्करण है, 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया। ये चौथा संस्करण है। ठीक है, 2018 में इसका पहला संस्करण आया था, यानी कि ये प्रतिवर्ष आता है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें नीति आयोग द्वारा सहयोग भी लिया गया है विभिन्न संस्थानों द्वारा। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, स्वास्थ्य परिणामों और तथा उनके वृद्धिमान परिवर्तन तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 की पूर्व स्थिति को समाहित करता है। ठीक है, यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतों पर आधारित है। सामान्य तत्वों की तुलना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियाँ, इसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। इन 3 श्रेणियों में देखिए, ज़्यादातर जितने भी इंडेक्स आते हैं या फिर रिपोर्टें आती हैं, उनमें ये 3 श्रेणियाँ ही मिलती हैं आप लोगों को देखने को। राज्यों को संदर्भ वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर 3 वर्ग ठीक है, 3 वर्ग को देखिए, फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पायरेंट्स में वर्गीकृत किया गया है। संदर्भ वर्ष 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये देखिए क्रमशः 3 शीर्ष के राज्य हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, स्वास्थ्य में केरल सबसे टॉप पे है, फिर उसके पश्चात तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल लगातार चौथे वर्ष जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 राज्य कौन कौन से हैं, केरल, ये शीर्ष के 5 राज्य हैं। ठीक है, क्रम से केरल पहले पे, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। केरल का स्कोर देख लीजिए 82.20 है, और उत्तर प्रदेश का स्कोर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को 19वां स्थान मिला है, इसका स्कोर कितना है 30.57। ठीक है, समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से सब बड़े राज्यों में अंतिम भी है उत्तर प्रदेश, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से भी आगे इस बार कौन सा है, बिहार है। बिहार तो 18वें स्थान पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश 19वें पे है। बिहार का स्कोर 31 है।
जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से देख लीजिए। शीर्ष 5 छोटे राज्य, ये 5 छोटे राज्य देख लीजिए समग्र प्रदर्शन के आधार पे, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा एवं मेघालय। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन सा टॉप है, तो मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली, ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये इस बार जो है टॉप पे रहा है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। और अंडमान निकोबार अंतिम है 7वें स्थान पे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं देख लीजिए। ठीक है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्नवत हैं, कौन कौन सी हैं? रेणुका जी बांध परियोजना, ठीक है, लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुट्ठू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। अब इन परियोजना के बारे में पूरा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे स्थित है, यानी कि कौन सी नदी पे ये बनी है। रेणुका जी बांध परियोजना, ठीक है, ये परियोजना जो है यमुना नदी पे बनी, गिरी नदी पे बनी है, जो कि यमुना की सहायक है, और इसकी क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट है। ठीक है, बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेणुका जी बांध से भंडारी जल का उपयोग होगा वो हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि रेणुका जी बांध परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जो है 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय एवं 6 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यथा उत्तर प्रदेश, कौन कौन से उसमें 6 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है, इसके लिए समझौता हुआ था 11 जनवरी 2019 को, और 2008 से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। तो ये देखिए, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी पे इसकी क्षमता कितनी है? तो 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है धौला सिद्धि परियोजना। तो यह परियोजना कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये व्यास नदी पे बनाई जा रही है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। ठीक है, बस इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं इसमें। आगे आ जाइए। अगर ये उत्तर प्रदेश की होती तो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, बाकी ये इसको आप लोग बस देख लीजिए किस नदी पे है। सावड़ा कुट्ठू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, और ये पब्बन नदी पे स्थित है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है पब्बन भी। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। सुन्नी बांध परियोजना देख लीजिए, ये शिमला और मंडी जिले में है, ये हिमाचल प्रदेश के, और ये भी सतलुज नदी पे है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। बढ़ते हैं आगे। सुशासन सूचकांक देख लीजिए। सुशासन सूचकांक 2020 तथा 21। सुशासन सूचकांक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन तथा उनके सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव से अवगत होने का एक रूप साधन है। ठीक है, सुशासन सूचकांक 2020-21 का विकास, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली तथा सुशासन केंद्र हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया गया है। देख लीजिए, इसमें इतने सारे संस्थानों ने मिलकर इस सूचकांक का निर्माण किया है। बढ़ते नेक्स्ट है, इसमें तथ्य देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट। तो दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है। डेट देखिए, हम लोग तभी इंपॉर्टेंट डेट तभी हमको लोगों को रटना है या फिर याद करना है जब वो कोई इंपॉर्टेंट डेट हो। जैसे सुशासन दिवस के अवसर पर ये सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यह सूचकांक का जो है द्वितीय संस्करण है। पहली बार ये 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 4 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? अन्य राज्य समूह 1, अन्य राज्य समूह 2 तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। इन 4 में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देख लीजिए, सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू कश्मीर, ठीक है, को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतों के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की गई है इनको। ठीक है, संयुक्त रैंकिंग समूह 1 के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं
पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, देख लीजिए समूह ए के राज्यों में कौन सा शीर्ष है, तो गुजरात है, और समूह बी में मध्य प्रदेश है सबसे ऊपर, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ऊपर है। तो ये 4 श्रेणियों में चारों राज्य हो गए, एक में गुजरात ऊपर है, एक में मध्य प्रदेश, एक में हिमाचल प्रदेश और एक में दिल्ली। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पैराग्राफ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 10 क्षेत्र, इसमें ये 10 क्षेत्रों में रैंकिंग प्रदान की जाती है। 10 क्षेत्र आप लोग एक बार इसको रीड कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ठीक है, संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल जो है 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। उत्तर प्रदेश को कौन से समूह में रखा गया है, तो समूह बी में। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, 5वां है। इसमें टॉप पे कौन है, तो एमपी है। समूह बी में एमपी है और समूह ए में गुजरात है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। देखिए अभी तक महिलाओं की न्यूनतम आयु जो है विवाह की 18 वर्ष है, अब इसको बढ़ा करके 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव देख लीजिए, ये पारित किया गया है। ठीक है, विवाह की न्यूनतम आयु से लेकर विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी हस्तक्षेप आज़ादी से पहले का है। ठीक है, हरविलास शारदा ने वर्ष 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक विधेयक जो है प्रस्तावित किया था। आगे जाकर इसके जरिए एक कानून बना और यह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम के जरिए जो है विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। वर्ष 1978 ईस्वी में इसमें पहली बार संशोधन किया गया और लड़कों की आयु जो है 21 वर्ष और लड़कियों की आयु जो है विवाह की 18 वर्ष कर दी गई। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य 5 का हिस्सा है। इससे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। ठीक है, संसद में इस संशोधन को पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं एवं पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान हो जाएगी, यानी कि 21 वर्ष हो जाएगी। महिलाओं की आयु बढ़ाई जा रही है, पुरुषों की 21 वर्ष ही रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया। ठीक है, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर असहमति सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए इसको स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अभी ये विधेयक पास नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। मूलतः वर्ष 1974 में सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना जो है लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना के रूप में की गई थी। प्रारंभ में ये परियोजना का उद्देश्य जो है बहराइच एवं गोंडा जिलों की 267,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। हालांकि 1980 में इस परियोजना का कार्य क्षेत्र में परिवर्तन एवं विस्तार कर इसका पुनर्नामकरण सरयू नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है, इसका नामकरण हो गया अब सरयू नहर परियोजना। दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किया है, तो बलरामपुर जिले से किया है। बढ़ते लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियाँ घाघरा, ठीक है, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, यह परियोजना 3 चरणों यथा चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में क्रियान्वित की गई है और वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। देख लीजिए, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उसमें से कौन कौन सी है? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भवनी बांध परियोजना और मंझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना। इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर की लगभग 65,000 ठीक है हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई संभव है। नेक्स्ट है, इस परियोजना से इस क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर जो है खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी और इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज जो है लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं देख लीजिए। 19 नवंबर 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में
मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है? तो झांसी में किया है। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? झांसी में। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया गया है और इससे सस्ती विद्युत और एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है? अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क और अटल एकता पार्क, ये दोनों कहाँ पे? झांसी में इनका उद्घाटन किया गया है। झांसी में इन दोनों को बनाया गया है। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे किया गया है, तो ये तो ऑब्वियसली यही होगा। नेक्स्ट है, यह पार्क जो है 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को जो है प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, जो कि मुख्यतः साइबर भौतिक प्रणालियों कौन कौन सी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग एवं नेटवर्क प्रणालियों पर आधारित होगी। ऐसी स्थिति में आज नियोक्ताओं द्वारा कुशलतापूर्वक और भावी मांग के अनुसार तैयार कर्मचारियों की वरीयता दी जा रही है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से जो है वार्षिक इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की जा रही है, जो बदलते परिदृश्य के अनुसार नियोजन परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तथ्य देख लीजिए। दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट का नवा संस्करण है। ठीक है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण पर यह आधारित है। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों, ठीक है, कौन कौन सी? वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोक्ताओं परीक्षण एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन किया गया है। इसमें देख लीजिए, स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 वी बॉक्स पीपुल स्ट्रॉन्ग्स तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि UNDP, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, AICTE और सनस्टोन एड यूनिवर्सिटी और ASAP केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा इसमें सहयोग दिया जा रहा है। इतनी सारी संस्थाएं हैं इसमें सहयोग देने के लिए। एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यह वर्ष 2021 के जो है 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में कितनी होगी? 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ते नेक्स्ट रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष पर है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधियों को संभालने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक नियोजन गतिविधियाँ किसमें होती हैं? तो महाराष्ट्र में। देख लीजिए, उच्चतम नियोजनीयता वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक है। उच्चतम नियोजिता में अपना उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय स्थान पे है 45.2% के साथ। ठीक है, शहर देख लीजिए, शहर में कौन कौन से? पुणे आएगा, फिर लखनऊ आएगा, त्रिवेंद्रम, कोलकाता और बेंगलुरु। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुष और 33% महिलाओं का योगदान रहा है। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता में 47%, वर्ष 2021 में 41.25% तथा वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई है। बढ़ते नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में देख लीजिए। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, विश्व जल दिवस देख लीजिए कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। तो ये 22 मार्च 2021 के दिन प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देश की पहली बड़ी केंद्र शासित नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि है, इसके क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल अधिक क्षेत्रों से सूखा प्रभावित एवं जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुँचाने के लिए ये सारे राज्य एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, तथ्य देख लीजिए, 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।
ठीक है। नेक्स्ट है, इस परियोजना के तहत जो है जल अधिक क्षेत्र से जो है जहाँ पे जल कम होगा वहाँ पे जल भेजा जाएगा। तो देखिए जल अधिक कौन सी नदी है, केन नदी है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा, यहाँ पे जल कम है, ठीक है। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, केन एवं बेतवा। यमुना की सहायक नदियाँ देख लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये लाइन से है। चंबल, सिंध, देख लीजिए आप लोग, चंबल, सिंध, बेतवा, केन्स। इसका कभी कभी क्रम लगाने को भी आ जाता है, ठीक है। अगर और आगे आप आएंगे तो गंगा नदी में मिल जाती है, यहाँ से टोंस और यहाँ से सोन। तो ये सारे क्रम हैं। बढ़ते नेक्स्ट, परियोजना के तहत छतरपुर जिला स्थित, ठीक है, दौधन गांव में जो है, दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जल को जो है एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा और यह परियोजना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। पहला चरण इसमें दौधन बांध, पावर हाउस, केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा और द्वितीय चरण में लोअर उर बांध, बैराठ बांध और बीना संकुल परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष परियोजन वाहन की स्थापना की जाएगी और परियोजना से प्रतिवर्ष जो है 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग जो है 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी और 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले उत्तर प्रदेश का कौन कौन से, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर है। और मध्य प्रदेश का पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, ठीक है, दहोम, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन है। केन एवं बेतवा नदी देख लीजिए। केन बेतवा नदी के बारे में, केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम कटनी जिला मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ये बहती है। बांदा जिले में स्थित चिल्ला गांव में ये यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि बांदा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। और इस नदी पर स्थित जो है राहेन जलप्रपात एवं केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटन आकर्षक केंद्र भी हैं, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ से होती है बेतवा नदी का उद्गम और बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध निर्मित किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों बांध ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। राजघाट, परीक्षा एवं माता टीला बांध। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए भोपाल एवं इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। अब हम लोग यहाँ से देखिए अलग वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब अब अगला वीडियो बनाएंगे तो वहाँ से राष्ट्रीय परिदृश्य आप लोगों को पूरा हो जाएगा, यानी कि 3 वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ का इसका भी राष्ट्रीय परिदृश्य का एक वीडियो और आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य के 2 वीडियो हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए आप लोग, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।